जरा सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान, तर्क और प्रगति, जिन चीजों पर हमें आज सबसे ज्यादा गर्व है, वही हमारी आजादी के नहीं बल्कि हमारी गुलामी के सबसे नए, सबसे मॉडर्न औजार हों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है। ये पूरी की पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन पर एक बहुत गहरा सवाल है। ये मैक्स हॉर्काइमर और थियोडोर अडोर्नो की किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट के कोर आइडियाज पर बेस्ड है। तो चलिए सीधे इस किताब के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले पैराडॉक्स में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी मॉडर्न सोच की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। मतलब जरा सोचकर देखिए, जिस ज्ञान ने, जिस रीजन ने हमें अंधविश्वास से आजाद करने का वादा किया था, कहीं उसी ने हमें एक नए, एक बिल्कुल अदृश्य सिस्टम का गुलाम तो नहीं बना दिया है। एक ऐसी जकड़न जिसे हम देख भी नहीं पाते। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, एनलाइटमेंट का एक बहुत बड़ा, एक महान वादा था। वादा ये था कि इंसान को हर तरह के डर, अज्ञान और गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं कि ये वादा न सिर्फ टूटा बल्कि एक बुरे सपने में बदल गया। वादा था कि हम अंधविश्वास से मुक्त होंगे, पर हकीकत ये है कि तर्क यानी रीजन खुद एक नया अंधविश्वास बन गया। वादा था कि डर की जगह ज्ञान लेगा, पर आज तो डेटा, आंकड़े और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नए नए डर पैदा कर रहे हैं। और गुलामी से आज़ादी का जो सपना था, वो एक ऐसे सिस्टम की गुलामी में बदल गया जहां इंसान बस मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गया है। आपको नहीं लगता कि ये हमारी आज की दुनिया की ही कहानी है? तो आखिर ये वादा टूटा कैसे? लेखक इसका कारण बताते हैं इंस्ट्रूमेंटल रीजन को। अब ये क्या है? ये वो लॉजिक है जो क्यों नहीं पूछता, वो बस ये पूछता है कैसे और कितना। ये उस मैनेजर की तरह है जिससे सिर्फ नंबरों से मतलब है, लोगों से नहीं। इस सोच के लिए हर चीज, यहां तक कि इंसान भी सिर्फ एक टूल है, एक औजार जिसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वो कितना यूजफुल है। और देखिए, ये कोई किताबी फलसफा नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की सच्चाई है। आज एक इंसान की कीमत उसकी सैलरी या उसकी प्रोडक्टिविटी से तय होती है ना? एक नदी, वो बस एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनकर रह जाती है। जंगल सिर्फ लकड़ी, और इंसान बन जाता है एक ह्यूमन रिसोर्स। मतलब लॉजिक तो है, एफिशिएंसी भी है, पर इंसानियत कहाँ है? और ये जो सोचने का तरीका है ना, ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी कल्चर, हमारे एंटरटेनमेंट, हर चीज को कंट्रोल करता है और हमें आज़ादी का एक ऐसा भ्रम देता है जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेखक इसे नाम देते हैं द कल्चर इंडस्ट्री। सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जो फिल्में, गाने, न्यूज़ और सोशल मीडिया बनाती है। लेकिन ये फैक्ट्री आर्ट नहीं, ये मानसिकता बनाती है। इसका काम है हमें सवाल पूछने से रोकना और सिर्फ कंज्यूम करना, उपभोग करना सिखाना। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो हमारे सपनों को भी स्टैंडर्डाइज कर देती है। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए। यूट्यूब पर वही ट्रेंड्स वायरल होते हैं, नेटफ्लिक्स पर कहानियों का एक ही फॉर्मूला चलता है, इंस्टाग्राम सुंदरता का एक ही पैमाना सेट कर देता है, और न्यूज़ चैनल्स वो तो एक ही तरह का डर बेचते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास चॉइस ही चॉइस है, सैकड़ों विकल्प हैं, पर असल में हम एक ही सोच के अलग अलग पैकेट चुन रहे होते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है? हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, कि हमारी अपनी मर्जी है, पर सच तो ये है कि हमारे लिए चॉइस पहले ही बनाई जा चुकी है। ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी का एक बहुत मीठा, बहुत ही आरामदायक भ्रम है। देखिए, एनलाइटनमेंट का दावा था कि उसने पुराने मिथ्स, पुराने देवताओं को खत्म कर दिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि मिथ मरे नहीं हैं, उन्होंने बस अपना ब्रांड बदल लिया है। आज हमारे नए देवता हैं और वो टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे छिपे हैं। जरा सोचिए, पूजा तो हम आज भी कर रहे हैं, बस हमारे देवता बदल गए हैं। पहले भगवान थे, आज डेटा है। पहले पूजा पाठ होता था, आज एल्गोरिथम्स की पूजा होती है। और जहां पहले पुजारी बताते थे कि क्या सही है क्या गलत, आज वही काम एक्सपर्ट्स, गुरुज और इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। हम सवाल नहीं करते, हम बस विश्वास कर लेते हैं। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी सोशल मीडिया फीड हमें वही क्यों दिखाती है जो वो दिखाती है? या ये एड्स हमारे मन की बात कैसे जान लेते हैं? जवाब है नहीं। ये हमारे समय का नया मिथ है, एक ऐसी पावर जिसे हम समझते नहीं पर हमारा जीवन उस पर निर्भर है। और सबसे बड़ा सवाल, इन नए देवताओं को कंट्रोल कौन करता है? तो इस पूरे सिस्टम का सोसाइटी पर क्या असर होता है वो तो हमने देखा, लेकिन इसका एक अकेले इंसान के मन पर, उसकी आत्मा पर क्या असर होता है?
इस तरक्की की, इस प्रोग्रेस की असली कीमत कौन चुका रहा है? लेखक इसका जवाब ढूंढते हैं ओडिसियस की कहानी में। कहानी ये है कि साइरेंस का गाना बहुत सुंदर है पर जानलेवा भी है। ओडिसियस उसे सुनना तो चाहता है, पर उनकी पुकार सुनकर खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है? वो अपने साथियों के कानों में मोम डाल देता है और खुद को जहाज के मस्तूल से बांध लेता है। मतलब वो इच्छा को, डिजायर को महसूस तो करता है, पर उसे जीता नहीं। और लेखक कहते हैं कि ओडेशियस ही पहला मॉडर्न इंसान है। सफल होने के लिए, इस सिस्टम में टिके रहने के लिए हम भी तो यही करते हैं। अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को टालते हैं और खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। इमोशंस को एक कमजोरी माना जाता है। क्या हम सब आज थोड़े बहुत ओडेशियस नहीं बन गए? और इसी सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है आज का बर्नआउट, अकेलापन और एंग्जाइटी। अब हम इस एनालिसिस के सबसे खतरनाक हिस्से पर आते हैं। क्या होता है जब लॉजिक में से भावना और करुणा को पूरी तरह निकाल दिया जाए? और इस अदृश्य कैद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लेखक हमें मिलाते हैं मार्किस डे सेड के एक कैरेक्टर जूलियट से। जूलियट इमोशनल नहीं है, मॉरल नहीं है, लेकिन वो बेहद लॉजिकल है। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर किसी काम से मुझे खुशी या फायदा मिल रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? यही वो लॉजिक है जो किसी भी अपराध को जस्टिफाई कर सकता है। और यही एनलाइटमेंट का सबसे डरावना चेहरा है। ये ठंडा बेरहम लॉजिक आज भी हमारे चारों तरफ है। जब एक कंपनी हजारों लोगों को नौकरी से निकालती है तो उसे बिजनेस डिसीजन कहा जाता है। जब जंग में आम नागरिक मारे जाते हैं तो उसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। ये भावनाहीन शब्द हैं जो असल में अपराध को लॉजिक का चोला पहना देते हैं। यहाँ शब्द हथियार बन जाते हैं जो सच्चाई को छुपाते हैं। और यहीं पर यह किताब अपनी सबसे बड़ी और सबसे ठंडी चेतावनी देती है कि फैसिज्म एनलाइटनमेंट का उल्टा नहीं है, बल्कि उसी का बिगड़ा हुआ लॉजिकल फाइनल फॉर्म है। जब एक सिस्टम सिर्फ एफिशिएंसी, कंट्रोल और रिजल्ट्स पर टिक जाए और उसमें से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाए तो नाजी जर्मनी जैसे अत्याचार भी लॉजिकल लगने लगते हैं। तो फिर उम्मीद कहाँ है? रास्ता क्या है? इस किताब के मुताबिक रास्ता किसी नए सिस्टम में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर, उसकी चेतना में है। और सबसे बड़ा विद्रोह है सवाल पूछना। क्योंकि सभ्यता तब नहीं मरती जब लोग अनपढ़ होते हैं, वो तब मरती है जब पढ़े लिखे लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। तो असली बात यह नहीं है कि हम कितना जानते हैं, असली बात यह है कि हम कितने सवाल पूछते हैं। तो आखिर में बात लॉजिक को छोड़ने की नहीं है। विज्ञान और तर्क ये बहुत जरूरी है, लेकिन कंपैशन और मोरालिटी के बिना ये विनाशकारी हो सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमें कितना जानना चाहिए, असली सवाल तो ये है कि इस सारे ज्ञान और तरक्की के बीच क्या हम इंसान बने रह पाएंगे।